हेलो एवरीवन, आज हम एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल की हेल्प से सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ उस पर ऑप्टिमलिटी टेस्ट अप्लाई करेंगे। ऑप्टिमल टेस्ट एग्जाम में आता है, पूछा जाता है कि अप्लाई ऑप्टिमल टेस्ट, या कभी कभी नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन सीधे दिया होता है कि सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय नॉर्थ वेस्ट या वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, या कोई भी मेथड का नाम ले सकते हैं, या सीधे सीधे ये भी बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। तो बट उसके बाद जब तक हम ऑप्टिमल टेस्ट अप्लाई नहीं करते हैं, वो क्वेश्चन जो होता है वो हमारा इनकम्प्लीट ही माना जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल चलिए हम लगाते हैं। तो इसमें सिंपल सा एक मेथड होता है कि हमें यहाँ पे सप्लाई वाला, ये जो सप्लाई वाला हमारा कॉलम है और ये जो डिमांड वाली रो है पूरी की पूरी, उसमें हमें देखना होता है कि इसमें सबसे छोटी सप्लाई या डिमांड कौन सी है, मतलब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 5 है, तो हमें सिंपली 5 को यहाँ से कैंसिल करना होता है और इससे यहाँ पे कंप्लीटली ऐसे करके बना लेना होता है। ये जो सर्कल हम बनाते हैं इन्हें बोलते हैं एलोकेशंस। अभी हम आगे इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे ही कोई नंबर हम इसको दे देते हैं कंप्लीटली इसके आगे, अब इसके आगे पूरी की पूरी रो कैंसिल हो जाती है। अब यहाँ पे जो भी नंबर्स है वो हमारे कोई भी मतलब काम के नहीं बचे हुए हैं। अब इस जो 5 है इसको हम इस 7 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे 7 की जगह हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ पे ये वाला पूरा कॉलम कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि हमने 5 इसको पूरा का पूरा दिया थोड़ा है, हमने तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट किया है। जब कोई नंबर कंप्लीटली किसी नंबर को दे दिया जाता है तो वो वाली जो उसके आगे रो हो या कॉलम हो वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 8 और 2 में से छोटा कौन सा है। यहाँ पे 2 क्लियरली छोटा दिख रहा है, तो 2 को हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, हम 2 इसे दे देंगे। जैसे ही अब हमने 2 इसे दे दिया कंप्लीटली, ये वाला पूरा का पूरा कॉलम कैंसिल, और 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 6। अब 9 और 6 में से कौन सा छोटा है? 6 छोटा है, 6 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे इसके पास में दे देंगे। जैसे ही 6 पूरा दे देंगे, इसके आगे का ये जो रो थी ये कैंसिल हो जाएगी, और 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 3। अब 7 और 3 में से छोटा कौन सा है? 3 छोटा है, 3 को कैंसिल कर देंगे, 3 को इसे दे देंगे। जैसे ही 3 पूरा पूरा दे देंगे ये कैंसिल हो जाएगा, और 7 में से 3 कम कर देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 4। अब यहाँ पे 18 और 4 में से कौन सा छोटा है? 4 छोटा है, 4 यहाँ से कैंसिल करेंगे, इसको दे देंगे। जैसे ही यहाँ पे इसको देंगे, यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं कैंसिल करने के लिए, तो अब 18 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 14। अब यहाँ 14 है और यहाँ पे 14 है, दोनों कॉमन है, दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 14 हम इसको दे देंगे। ये पूरा हमारा, अब आप यहाँ से देखिए, ये अगर हम इसको मैच कर लें तो ये यहाँ से ऐसे करके जाएगा, फिर ये यहाँ पे ऐसे, देन ये कुछ ऐसे, और ये देखिए मतलब नॉर्थ वाला कॉर्नर हमारे वेस्ट वाले कॉर्नर से मैच हो गया है। जो कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है उसको हमें बस इतनी, ये जो बाउंड्री है इसी में ही सॉल्व करना होता है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि ओनली नॉर्थ वेस्ट अप्लाई करना है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बस अब हमें यहाँ पे इसकी कॉस्ट लिखनी है। कॉस्ट क्या होती है? जितनी भी हमारी एलोकेशंस हैं इनको हमें मल्टीपल में लिखना होता है। जैसे कि अभी हम लिख के दिखाते हैं, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 14। जैसे इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे 102। तो ये आगे इसकी कॉस्ट बढ़ाएंगे। ऑप्टिमल टेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले हमें एक स्टेप कंप्लीट करना होता है, वो कि हमें इसको मतलब बेसिकली हमें इसकी कॉस्ट फाइंड करनी होती, तभी हम ऑप्टिमल टेस्ट लगाते हैं। क्योंकि ऑप्टिमल टेस्ट में ये एलोकेशंस की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये जो एलोकेशंस है, तो हमने स्टेप फर्स्ट तो कंप्लीट कर लिया। अब इस क्वेश्चन का स्टेप 2 है ऑप्टिमल टेस्ट। अब हम ऑप्टिमल टेस्ट समझते हैं। ऑप्टिमल टेस्ट में हमारा यहाँ पे होता है m प्लस n माइनस 1 जो है वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ एलोकेशंस। नंबर ऑफ एलोकेशंस क्या होती हैं? ये जो बनी हुई है यहाँ पे नंबर ऑफ एलोकेशन जितनी है, जो सर्कल करे हुए यही एलोकेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलोकेशंस कितनी है? 6। और यहाँ पे जो m होता है वो यहाँ पे होता है रो, नंबर ऑफ रो। तो यहाँ पे कितनी रो है? 1 2 3 4। यहाँ पे ये वाली रो गिननी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इतने में ही अप्लाई होती है। ये सप्लाई और डिमांड तो सिर्फ और सिर्फ हमें हेल्प करते हैं, बट ये हम इन्हें गिनते नहीं है। तो यहाँ पे रो कितनी है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे रो हो गई है 4। अब ये जो n है वो हमारे को जो कॉलम है इनको डिनोट करता है। यहाँ पे 1 2 3 कॉलम है, इसको हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि जब हमने रो में इसको नहीं गिना तो हम कॉलम में भी इसको नहीं गिनते। हम सिर्फ 1 2 3, यहाँ पे 3 कॉलम है तो 3 लिख लिया और -1 लिख लिया। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 6 मिल जाएगा और ये भी 6 है।
तो मेन ऑप्टिमल टेस्ट कहता है कि यहाँ पे जो m+n-1 है वो हमारा नंबर ऑफ एलोकेशंस के इक्वल होगा, तभी ऑप्टिमल टेस्ट पास होगा। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्टिमल टेस्ट की बात करें तो टेस्ट जो है वो हमारा क्या हो गया, पास हो गया है, टेस्ट पास। ठीक है, तो 2 स्टेप हमारे क्लियर हो गए। हाँ, एक कंडीशन और होती है, अगर ये इसके इक्वल नहीं होता, अगर यहाँ पे 5 होता, यहाँ 6 होता, तो वो हमारा डीजनरेसी वाला केस में चला जाता। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, अभी आप ऑप्टिमल टेस्ट पे फोकस कीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब हमारी बारी आती है कि ऑप्टिमल टेस्ट तो पास हो गया, अब ऑप्टिमल टेस्ट अप्लाई करना है। अभी तक ये हम चेक कर रहे थे कि ऑप्टिमल टेस्ट इस पे लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमें ये जो ये वाली टेबल है, इतनी हमें दोबारा से ड्रॉ करनी पड़ती है। सो अब हमने एक ये फिर से कॉलम बना लिए। तो सबसे पहले अब हमें लिखना क्या है। हाँ, यहाँ पे बच्चों का डाउट होगा कि यहाँ पे ये यू आई और वी जे क्या है। ये जो होते हैं ये हमारे होते हैं ऑक्यूपाइड सेल्स। और ऑक्यूपाइड सेल्स होते क्या है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, अब हमें इसमें वैल्यूज कौन सी पुट करनी है। तो यहाँ पे ये जो जितनी भी ये जो इस लाइन से लेके ये वाली वैल्यूज है वो पुट करनी है विद एलोकेशंस। जितने भी ये एलोकेशंस के साथ है उनको हमें बस इसमें फिल कर लेना है, बाकी हमें कुछ भी, ये सप्लाई और डिमांड, अब यहाँ से इनका काम खत्म, अब हमें इनका कोई यूज नहीं रहेगा। तो इन सारी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेते, जितनी भी हमें एलोकेशंस मिली थी, 7, 4, 2 एंड यहाँ पे 5, 1। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे ये जो इनकी वैल्यू होती है, जो आई और जे, इनकी वैल्यू होती है बेसिकली, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे हो जाएगा U1, यहाँ पे हो जाएगी U2, और यहाँ पे लिख लेते हैं U3, यहाँ पे लिख लेते हैं U4, और यहाँ पे लिख लेते हैं V1, यहाँ पे लिखते हैं V2, और यहाँ पे लिख लेते हैं V3। बच्चे पूछेंगे कि यहाँ पे U5 आएगा, ये यहाँ पे V4 आएगा, क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो हम लिख रहे हैं ये वीजे, ये यहाँ पे तीनों कॉलम की वैल्यू से रिलेटेड होगा। यहाँ पे कॉलम कितने, 3 कॉलम है, और ये जो U1 U2 U3 U4 है ये यहाँ पे हमारे रो के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे रो 4 दिख रही है, 1 2 3 4, और कॉलम की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे इनकी वैल्यूज फाइंड करनी। इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें क्या, इसमें से किसी एक को हमें जीरो चूज करना होगा। किसे जीरो चूज करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एलोकेशंस मिलते हैं। अब हमें वो चाहे ऐसे ऐसे मिले, रो में मिले, चाहे हमें वो कॉलम में मिले, हमें बस एलोकेशन सबसे ज्यादा मैक्सिमम एलोकेशंस को फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस लाइन में 1 है, यहाँ पे देखें तो 2 है, यहाँ पे देखें फिर 2 है, यहाँ पे 1 है। अब ऐसे से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखें तो 2 है, अगर V3 के अकॉर्डिंग चेक करें, यहाँ पे V2 के अकॉर्डिंग भी 2 है, V1 के भी अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 है। तो हम इसके अकॉर्डिंग, किसी के भी अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिए। तो हमने इसके अकॉर्डिंग U3 को हमने 0 यहाँ पे चूज कर लिया, और यहाँ पे हमें लिखना भी होता है कि हमने चूज क्या किया है। ठीक है, अब बात आती है, हमने बताया था कि U1 U2 U3 V1 V2 V3 हमारे क्या होते हैं, ऑक्यूपाइड सेल्स होते हैं। तो अब हमें ऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे अब हम ऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू साइड में कैलकुलेट कर लेंगे। आप कहीं पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट होती है ये बहुत ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे पता चल गया कि U3 की जो वैल्यू वो तो 0, ये तो हमने चूज कर लिया। अब हमें इससे हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर हम बात करें तो हमें V3 की वैल्यू बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। कैसे, U3 और यहाँ से आके इसके जस्ट सामने V3 की वैल्यू, फिर U3 V2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। जहाँ जहाँ पे एलोकेशन से, बस ये वहीं पे ऑक्यूपाइड सेल्स कहाँ पे काम करेंगे, जहाँ जहाँ ये एलोकेशन से, और जहाँ पे एलोकेशन नहीं है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अनऑक्यूपाइड सेल की हमें जरूरत पड़ेगी, उसको अभी हम देखेंगे। पहले ऑक्यूपाइड सेल्स को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे U3 प्लस V3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा U3 प्लस V3 इज इक्वल्स टू U3 प्लस V3। यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू, इसे हम इक्वल में लिखते हैं 7। तो U3 की वैल्यू तो 0 है, लिख देते हैं, और V3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हो गया 7, तो V3 की जो वैल्यू है वो आ गई है 7। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे अगर ये वाली 0 है तो यहाँ पे अब जहाँ जहाँ लोकेशन, तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें डायरेक्ट तो 4 आएगी। फिर भी मैं एक बार कैलकुलेट करके बता देती हूँ कैसे। U3 और यहाँ पे आएंगे, जहाँ पे हमें एलोकेशंस मिलेगी वो इक्वल में चला जाएगा, और जस्ट इसके नीचे यहाँ पे, तो यहाँ पे V2 है। तो कैसे निकालेंगे, U3 ऐसे आए U3 प्लस यहाँ पे आए V2, और यहाँ पे इक्वल में क्या है, 4 है, 4 लिख लेते हैं। ठीक है, और U3 की वैल्यू तो हमें पता है कि यहाँ पे 0 है, प्लस V2 लिख लिया, और यहाँ पे लिख लिया 4। तो अगर V2 की वैल्यू की बात करें तो 4 आ गया। तो अब यहाँ पे आप देख के समझ जाएंगे, जिसको हम 0 लेट करते हैं उसकी जो नीचे जितनी भी वैल्यू दी होती है ऑक्यूपाइड सेल्स, वो हमें जो ये नीचे वाली वैल्यू वहीं एज इट इज लिख लेनी होती है। तो ये 2 वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हम U4 की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, U4 प्लस V3। तो U4 प्लस V3, और ये किसके इक्वल है, यहाँ पे दे रखा है 2 2 के इक्वल है। U4 की वैल्यू हमें पता नहीं है, 2 माइनस हो जाएगा V3, तो V3 की वैल्यू है 7।
तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 7 माइनस का 5, तो इसकी वैल्यू आ गई -5। इसी टाइप से हम इन सबकी वैल्यूओं को कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें निकालना है अनऑक्यूपाइड सेल्स। अब अनऑक्यूपाइड सेल्स कौन कौन से, ये जो जहाँ पे एलोकेशंस नहीं है, ये इतने सारे अनऑक्यूपाइड सेल हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं DI जे से। आई और जे वही है यहाँ पे 1 और 2, मतलब नेचुरल नंबर। इसका जो फॉर्मूला होता है CIJ माइनस UI प्लस VJ। UI प्लस VJ होता है, यहाँ पे सॉरी आई है, ठीक है। तो अब हमें जैसे कि यहाँ पे 7 का निकालना है अनऑक्यूपाइड सेल, तो यहाँ पे 7 है क्या, यहाँ पे 7 है पहली रो और ये दूसरा कॉलम। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते D12 की वैल्यू क्या है, ये हमारी पहली रो है, तो यहाँ पे 1 हो गया, आई को डिनोट करा था रो को, और जे हमारा क्या है, कॉलम को डिनोट करा है, तो ये दूसरा कॉलम है। तो CIJ यही नंबर होता है जो हमारा गिवन होता है, ये है नंबर है हमारा 7। माइनस UI की जगह पे लिखते हैं, जो यहाँ पे लिखते हैं U1। आई की वैल्यू अगर यहाँ से चेक करी जाए तो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे U1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -2 है। और यहाँ पे जे की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करें तो 2 है, तो V2, यहाँ पे V2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, प्लस का 4। जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे जाएगा 5। यहाँ पे अगर D12 की बात करें तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी 5, ठीक है। अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे पहली रो है और तीसरा कॉलम है, तो यहाँ पे D13 हो जाएगा। D13 की वैल्यू कैसे, यहाँ पे C13 की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस, यहाँ पे आएगा इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पे आएगा U1 और V3। जस्ट ये वाला नंबर और ये वाला नंबर होता है, तो U1 है यहाँ पे -2 और V3 है यहाँ पे हमारा 7, ये हो गया। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 4 जाएगा, यहाँ पे बचाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई -1। हाँ, और यहाँ पे कंडीशन ये होती कि जो DIJ है वो हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, यानी कि बड़ा, 0 से बड़ी कोई भी चीज़ होगी तो वो पॉजिटिव ही होगी। तो ये कंडीशन होती है, बस यही कंडीशन सेटिस्फाई करानी होती है। जब तक हमारे सारे जितने भी नंबर ये अंदर दे रखे पॉजिटिव नहीं होते, तब तक हम ये बार बार स्टेप अप्लाई करते हैं। बहुत बार नहीं अप्लाई करना पड़ता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में 2 या 3 बार के स्टेप में हमें आंसर मिल जाता है। तो अब हम पहले सारे के सारे जितने भी हमारे अनऑक्यूपाइड सेल है इनकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो ये हमने सारे के सारे अनऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट कर दी है। अब हमें करना क्या होता है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे DIJ तो हमें पॉजिटिव लाना है। अब हम अगर यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे 2 नंबर तो पूरे पूरे निगेटिव ही दिख रहे हैं, जो कि अभी हमने निकाले, एक -5 मिला, एक -1 मिला। तो इन्हें हमें पॉजिटिव बनाने, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होता है, जहाँ पे नंबर हमारा निगेटिव है वहाँ पे हम एक थीटा लेट कर लेते हैं। कुछ नहीं होता, सिर्फ एक थीटा को लेट करना होता है, और उस जो हमने थीटा लेट किया उस वो एक वहाँ पे हमें एक सर्किल मिलना, मतलब वो सॉरी सर्किल नहीं, वहाँ पे एक स्क्वायर मिलना चाहिए, जो चारों के चारों पॉइंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे थीटा लेट कर भी ले तो यहाँ से अगर मिलाएंगे, एक यहाँ पे मिल जाएगा और फिर यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो इस मतलब बन नहीं पा रहा है। अगर हम ऐसे, अभी आप देखिएगा जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो बन नहीं रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे थीटा एक लेट कर लें, जैसे कि मान लिया ये हमारा थीटा एक और एलोकेशन, ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने एलोकेशन एज्यूम कर लिया। अगर हम इसको मैच करें तो यहाँ से ये हमारा मैच हो गया, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये, और ये एक ये हमारा पूरा स्क्वायर बन गया। हमें वहाँ पे एक स्क्वायर बनाना ही पड़ता है, कंपल्सरी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन आप अगर यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ थीटा लेट कर लेते, उसको हम इससे मैच कर देते, यहाँ पे आप देखेंगे अगर ये एलोकेशन थी, फिर यहाँ पे ये तो थी नहीं, तो वहाँ पे तो बनने के कोई चांसेस ही नहीं थे। यहाँ पे होना चाहिए था तो यहाँ पे मैच हो जाता, तो लेकिन यहाँ पे एक ही, क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमें एक ही बना सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं। तो ये तो हमारा हो गया थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पे हम एक माइनस का थीटा लेट कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक प्लस का थीटा लेट कर लेते हैं, और यहाँ पे फिर से हम एक माइनस का थीटा लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेप होता है कि अब हमें यहाँ पे मिनिमम चूज करना होता है कि कौन सा थीटा मिनिमम है। दो जो निगेटिव वाले हैं वो पिक कर लेते हैं। यहाँ पे एक ये निगेटिव दिख रहा है, इसको ऐसे लिखते हैं थीटा -6, और दूसरा यहाँ पे एक ये निगेटिव दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है थीटा -4 इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम थीटा माइनस छोटा वाला कौन सा दिख रहा है, अगर हम थीटा -4 को 0 के इक्वल कर दे तो थीटा इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 4, क्योंकि 6 तो बड़ा है, तो यानी कि जो ये वाला थीटा है इसकी वैल्यू हमें मिल गई है 4। तो जहाँ जहाँ पे थीटा था वहाँ पे अब हमें 4 पुट कर देना है, और इसको हमें एक दोबारा से बनाना है। बट ये जो ये वाली वैल्यू है ये सब नहीं बनानी है, जो अनऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू हमने फिल करी थी सिर्फ और सिर्फ ना, ये हम वैल्यू अब ये फिर से हमें निकालनी पड़ेगी और चेक करना होगा। अब अगर निगेटिव फिर से मिलता है तो हमें ये स्टेप दोबारा से लगाना पड़ेगा।
यहाँ पे अब हमने फिर से कॉलम बना लिए हैं, तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पे फिल क्या करना है, यहाँ पे हमें फिल करना है ये जितने भी हमारी एलोकेशंस वाली वैल्यू थी, जैसे 2 5 है, 3 2, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे सबसे पहले पुट कर लेते हैं। देखिए हम कैसे लिखते हैं, कौन सी वैल्यू, और अभी थीटा पे हमें कोई काम नहीं करना है। अब यहाँ पे जितनी भी हमारी एलोकेशन थी पहले से, वो हमें लिख लेनी है। 3 5 थी यहाँ पे, इनको ऐसे ही लिख लेना है। जो हमने ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड निकाले थे वो हमें दोबारा से निकालने पड़ेंगे, पिछले वाले ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड की वैल्यू यहाँ पे काम नहीं करेंगी। यहाँ पे था 7, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ वो वाली एलोकेशन हमने नोट करी है जो कि इस सर्कल से बाहर है, यो सॉरी इस स्क्वायर से बाहर है। उन पे क्योंकि थीटा का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो सारी की सारी जो पहले थी वही रहेंगी। जहाँ पे थीटा का इफेक्ट पड़ रहा है वहां पे हमें थीटा की वैल्यू पुट करनी है। अब देखते हैं, यहाँ पे तो हमने थीटा लेट किया था और थीटा की वैल्यू हमें मिली क्या, क्योंकि हमें मिनिमम थीटा चूज करना था, तो थीटा की वैल्यू है 4। तो यहाँ पे -5 तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि -5 हमें कहाँ से मिला था, यहाँ से मिला था अनऑक्यूपाइड सेल, वो तो अब हम दोबारा से फाइंड करेंगे ना। तो सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू क्या लिख देंगे, यहाँ पे 4, कहाँ पे है 1 की एलोकेशन थी, तो ये तो हमारी हो गई 4। फिर दूसरी जगह हमने लेट किया था यहाँ पे -थीटा, तो -थीटा मतलब 6 माइनस थीटा था यहाँ पे, तो 6 में से माइनस कर देंगे थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी 4 थी, तो 6 माइनस थीटा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 4, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2। तो ये जो ये वाली एलोकेशन है ये 6 ना होकर के अब ये वाली एलोकेशन हो जाएगी 2। और यहाँ पे अब यहाँ पे था 3 प्लस थीटा, इसको यहाँ पे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने प्लस थीटा माइनस थीटा करके लिख लेते, क्योंकि ये याद करने में भी आसानी रहती है क्या सीक्वेंस चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 प्लस थीटा, तो 3 प्लस थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली है 4 है, तो वो हम यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 7। तो अब ये जो ये वाली एलोकेशन है यहाँ पे 3 नहीं आएगा, अब यहाँ पे आएगा 7, 4 वाली एलोकेशन यहाँ पे आ गया 7, ठीक है। अब बची है ये वाली, अब यहाँ पे बात आएगी कि 4 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 0, मतलब, और तो 0 एलोकेशन वो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि 0 वाली एलोकेशन को लिखा ही नहीं जाता है, तो इसको बस हम एज इट इज छोड़ देंगे। लेकिन एक चीज देखिए, ऑप्टिमलिटी टेस्ट में हमारे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। पहले हमारी कितनी एलोकेशन थी जब हमने ऑप्टिमल टेस्ट को पास कराया था, क्योंकि रो कॉलम तो उतने के उतने ही रहेंगे, बस नंबर ऑफ एलोकेशंस चेक करते रहना है, वरना डीजनरेसी का केसेस में जो है वो आ जाएगा। तो 6 थी, अब भी दोबारा से एक बार आप चेक कर लीजिए, देखिए नंबर ऑफ एलोकेशन यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 है। फिर से अब हमें ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड निकालना है। ऑक्यूपाइड निकालने के लिए सबसे पहले हमें किसी को 0 चूज करना होता है जिसमें सबसे ज्यादा एलोकेशन होती है, इसमें दिख ही रहा है सबसे ज्यादा एलोकेशन 3 है, तो इसी को हमने 0 चूज कर लिया है। और फिर मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे एलोकेशन होता है उसकी जो ये वाली वैल्यू वहीं सारी नीचे आ जाती है। अगर हम यहाँ पे निकालेंगे भी तो क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं एक की वैल्यू u2 प्लस v3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1, तो u2 की तो वैल्यू 0 है, v3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, मतलब जो वैल्यू यहाँ पे वहीं सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगी 3, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगी 3। और इसकी इनकी वैल्यू मैं निकालनी होगी, एक मैं निकाल देती हूँ u4 प्लस v3 की। अगर हम बात करें u4 प्लस v3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 2, और u4 की तो हमें निकालनी है 2 माइनस v3 की वैल्यू कितनी है 1, तो u4 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1, तो यहाँ पे लिख लिया। इसी टाइप से हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये ऑक्यूपाइड सेल्स की तो वैल्यू हमने निकाल लिया। अब फिर से हमें यहाँ पे जितने भी अनऑक्यूपाइड दिख रहे हैं जहाँ पे एलोकेशंस नहीं है उनकी वैल्यू निकालनी होगी। तो अब हम अनऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे हमने ऊपर निकाली थी इसी फॉर्मूले से सेम निकालनी होती है, बस DIJ हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव यहाँ पे तो हो नहीं सकता क्योंकि इन वैल्यू में तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट हम आगे तो कर सकते हैं ना, तो वहीं हमें उसी में बार बार हमें मैथड अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अनऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू लिख लेते हैं निकाल के। तो अब हमने ये अनऑक्यूपाइड सेल की भी वैल्यू निकाली है। कैसे निकाली है मैं एक आपको निकाल करके बता देती हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग निकाल लेना, क्योंकि मैंने ऊपर सिखा दिया वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। जैसे कि हमें इसकी निकाली थी, तो ये क्या थी, हमारी पहली रो थी बट दूसरा कॉलम था, तो ये हमारा था D12 का फॉर्मूला क्या होता है, C12 माइनस U1 प्लस V2, यानी कि यहाँ पे UI प्लस VJ वाला था, तो D12 C12 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 7 थी, माइनस U1 की वैल्यू यहाँ पे क्या थी -1, प्लस V2 की वैल्यू यहाँ पे V2 की वैल्यू थी 3। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 3 में से बन जाएगा, बचेगा 2, 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5। तो जो 5 आएगा वही यहाँ पे हमने लिख लिया है। इसी टाइप से सारी की सारी जो अनऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे। अब देखते हैं इसमें कहाँ पे निगेटिव दिख रहा है। इस बार निगेटिव मिला है हमें यहाँ पर, तो जहाँ निगेटिव मिलता है उसको हम एक थीटा बना लेते हैं ऐसे करके, और एलोकेशन मतलब एक एलोकेशन हम एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पे जो माइनस होता है उसको हम हटा के वहाँ पे पॉजिटिव नंबर लाना होता है।
और उसके जस्ट हमें वहाँ पे एक स्क्वायर बनाना होता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये, हम इन नंबरों को अगर कनेक्ट कर दें देन इस वाले को हम छोड़ करके इससे इसको मैच कर दें और यहाँ पे इसको मैच कर दें और इस वाले से ऐसे करके, तो ये हमारा एक स्क्वायर बन गया। और इसको हमने जब थीटा किया है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का थीटा। फिर से वही हो गया। तो क्या, जैसे ये कंप्लीट हो जाता है स्क्वायर बना लेते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे एक मिनिमम चूज करना होता है, मिनिमम थीटा। तो यहाँ पे पहला अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 14 माइनस थीटा, दूसरा है यहाँ पे जो निगेटिव वाले होते हैं वो चूज करने होते हैं, 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है छोटा वाला तो 2 माइनस थीटा ही है, तो 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2, यानी कि जो थीटा की वैल्यू आई है वो आई है 2। तो अब जहाँ जहाँ पे थीटा है उस वाली एलोकेशन को हमें चेंज करना है, बाकी जैसे ये वाली है और एक ये वाली इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनको एज इट इज नोट कर लेंगे। इस चार्ट को हम एक बार फिर से बना लेते हैं। तो ये फिर से सारे के सारे जो ब्लॉक थे वो हमने बना लिए। ठीक है, अब बात आती है वो जो हमारी एलोकेशंस थी उनको हम इसमें कैसे फिल करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। ये जितनी भी जो हमारा स्क्वायर बन रहा था उसको छोड़ करके जितनी भी एलोकेशंस बच रही थी उनको तो हमने लिख लिया। ठीक है, तो एक बार स्क्वायर वाले में जितनी भी एलोकेशन थी उनको तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं, थीटा की वैल्यू तो हमें यहाँ पे मिल गई थी 2, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ हमें 2 का यूज कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे था थीटा, तो यहाँ पे 2 माइनस 2 हो जाएगा। तो पहली बात तो यहाँ पे कोई एलोकेशन आएगी ही नहीं, क्योंकि जो मैंने ऊपर भी बताया था जब 0 हो जाता है तो उसको तो लिखते ही नहीं है। यहाँ पे क्या था 4 प्लस थीटा, तो 4 प्लस थीटा का मतलब 4 प्लस 2, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगी जो एलोकेशन 4 की जगह आ जाएगी 6। आते हैं बात यहाँ पे, अब यहाँ पे था 14 माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है -2 है, ये लिखी हुई है यहाँ पे। तो 14 माइनस 2 यानी 12, तो यहाँ पे आ जाएगी, यानी जो 2 की एलोकेशन 14 थी यहाँ पे जाएगी 2 की एलोकेशन 12। एलोकेशन जो है ये हो गई हमारी 12। ठीक है, यहाँ पे ये वाली एक एलोकेशन बची, यहाँ पे क्या था थीटा, यहाँ पे ही निगेटिव था, इसी को तो हमने मेन एज्यूम किया था। अब जैसे बहुत बच्चे होंगे यहाँ पे पुट कर देंगे 2 2 माइनस 3 यानी -1, उनको फिर से माइनस मिल जाएगा। क्यों मिलेगा माइनस भाई? क्योंकि यहाँ पे हमने निगेटिव को ही तो हटाने के लिए यहाँ पे थीटा एज्यूम किया था। सारा का सारा खेल तो इसी के लिए स्टार्ट हुआ था ना, तो यहाँ पे हम नहीं पुट कर सकते। यहाँ पे तो हमने इसी के लिए तो बेसिकली थीटा की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पे इस -3 की जगह अब आ जाएगा 2। अब एक बार एलोकेशन चेक कर लीजिए कि यहाँ पे जितनी भी एलोकेशन है वो हमारी 6 है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 है, क्योंकि अगर 6 या 5 हो जाती तो वहाँ पे डिजनरेसी का केस बहुत ही जल्दी आ जाता है। तो अब यहाँ पे अभी तक तो हमारा डिजनरेसी नहीं आई है। अब फिर से वही वाला है, हमें यहाँ पे सबसे पहले ऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले किसी को भी 0 एज्यूम कर लेते हैं, जहाँ पे सब सब जगह 2 ही 2 दिख रही है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2 2 2, तो मैंने इसको फिर से 0 चूज कर लिया है। जैसे इसको मैंने 0 चूज कर लिया वैसे इसकी वैल्यू V3 की वैल्यू 1 हो जाएगी और इस यही वाली वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3। अब U4 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, U4 प्लस V3 इज इक्वल्स टू 2, तो U4 इज इक्वल्स टू V3 2 माइनस V3 यानी कि 2 माइनस 1, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1। ऐसे ही इन सब की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो हमने ऑक्यूपाइड की निकाली। अब ये जो जहाँ पे एलोकेशन नहीं है वहाँ पे आता है अनऑक्यूपाइड, वहीं DIJ वाला फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो आएगी, तो अभी हमारा हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था DIJ इज इक्वल्स टू CIJ माइनस UI प्लस VJ। इसी फॉर्मूले से हमें अनऑक्यूपाइड की वैल्यू मिल जाएगी, और ऑक्यूपाइड के लिए तो हमारा है ही वो U1 प्लस V1, जिसकी भी निकालनी उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इस बार हमें कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं मिला है, तो यानी कि अब बस ऑप्टिमल टेस्ट हमारा लगाना हुआ फिनिश। तो अब हमें सीधे के सीधे इसकी कॉस्ट करनी है कैलकुलेट। कॉस्ट कैलकुलेट करने का वही सीधा सा वो है, जो जो एलोकेशन है उनको लिख लेना है, जैसे कि 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 12। इन सबको मल्टीप्लाई करके जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 76। ये है हमारा इसका फाइनल आंसर। अब आप देखिए कॉस्ट हमारी कितनी रिड्यूस हो गई, यहाँ पे आई है 76। अब जरा आप यहाँ पे स्टार्टिंग में नोटिस कीजिए, यहाँ पे कॉस्ट आई थी हमारी 102। तो बस यही सारा का सारा खेल है। ऑप्टिमल टेस्ट हम इसलिए लगाते हैं जिससे जो हमारी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जितनी कम कॉस्ट मिलेगी वही अच्छी मानी जाती है। तो यही है हमारा ऑप्टिमल टेस्ट। ये कुछ भी कठिन नहीं है, आप इसको 2 4 बार देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपको पूरी की पूरी अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसमें कुछ नहीं है, बच्चे घबरा जाते हैं 2 3 स्टेप देख करके, उसमें कुछ भी नहीं है। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।